नमस्कार किसान भाइयों। मैं सतीश कुमार रैक्सवन सीड में एक खीरा और खरबूजा फसल विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि एक हिस्सा है हमारे ई लर्निंग संरक्षित खीरे की खेती के एक कोर्स का। इस ई लर्निंग कोर्स में हमने कोशिश की है आप सभी किसान भाइयों तक खीरे की सुरक्षित खेती के बारे में शुरू से लेके जैसे कि बिजाई से पहले, खेत तैयार करने से पहले से लेके और कटाई तक, बीज से लेके उसके साथ साथ जो है बाद में मंडीकरण करके तक का हमने इसमें जानकारी देने की कोशिश की है विभिन्न माध्यम के थ्रू, जो कि जिसमें कि लाइव वेबिनार जैसे कि आज हम कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ वीडियोस हैं या एनिमेशंस के थ्रू हमने कोशिश की है आप तक ये जानकारी पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं कि आप सब किसान भाई इस ई लर्निंग कोर्स का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और आपको लाभ मिल रहा होगा। इसी ई लर्निंग कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय है वो एक बहुत ही महत्व रखता है खीरे की सुरक्षित खेती में सफलता प्राप्त करने के लिए। और आज का जो विषय है वो है खीरे की सुरक्षित खेती में विभिन्न रोगों और कीटों की पहचान और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। हालांकि ये थोड़ा सा तकनीकी विषय है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक इसको बहुत ही सरल तरीके तक समझाने की। फिर भी किसी किसान भाई का अगर कोई सवाल हो तो वो इस फेसबुक के चैट बॉक्स में जाके अपना सवाल लिख सकता है और हम कोशिश करेंगे कि इस वेबिनार के अंत में हम इसका आपको जवाब दे सकें। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्क्रीन जो है दिख रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो है खीरे की सुरक्षित खेती में विभिन्न कीटों और रोगों की पहचान और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो खीरे की खेती में बहुत सी बीमारियां आती हैं और जिसमें कि अलग अलग तरह की बीमारियां, कीट रहते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने कुछ मेजर लिए हैं जो कि बहुत महत्व रखते हैं इस हमारे यहाँ के इंडिया के वातावरण के हिसाब से। जिसमें कि सबसे पहले मैं बात करूंगा जो फफूंद हैं, जिसमें अलग अलग तरह के फफूंद अलग अलग खीरे की स्टेज पे आते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है डैम्पिंग ऑफ है, फिर डॉनी मिल्ड्यू है, पॉडरी मिल्ड्यू है, गमी स्टेम ब्लाइट है, फ्यूजेरियम विल्ट है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो कि फफूंद से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आपने देखा होगा खीरे में कुछ झुलसिया रोग आते हैं जिनको हम वायरस बोलते हैं। हालांकि बहुत तरह के वायरस अवेलेबल हैं, आते हैं, जिसमें कि जो मेजर वायरसेस हैं जिनकी मैं यहाँ चर्चा करूँगा वो बिगोमो वायरस हैं या MYSB है, CYSD भी है। ये कुछ मेजर वायरस झुलसिया रोग हैं जो कि खीरे की खेती को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ पेस्ट हैं जो कि
कीड़े जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि सफेद मक्खी है, मकड़ी है, माइट्स, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, निमेटोड्स हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो मैं स्टेप वाइज इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर को अच्छे से देखें, इसमें अलग अलग तरह की फोटो हमने डाली हुई हैं। तो ये जो रोग है, ये है, इसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। कुछ एरियाज में इसको कमर तोड़ बोलते हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे कि पौधा जो है एक जैसे उसकी कमर टूट जाती है उस तरीके से बिहेव करता है। तो इसके जो जिस कारण से आते हैं इसको हम पिथियम की वजह से आता है, राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से भी आता है, फ्यूजेरियम बोट्राइटिस सेनेरा की वजह से भी आता है। ये अलग अलग तरह के फफूंद हैं और फाइटोप्थोरा की वजह से भी आता है। तो इसकी हम कैसे डिटेक्शन करें, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं पहले कुछ इसकी जानकारी दूंगा। तो ये जो फफूंद है, ये एक जमीन से पैदा हुई बीमारी है, जो कि शुरू की अवस्था में जब आप पौध लगाते हो या नर्सरी लगाते हो या रोपाई करते हो, उस टाइम पे ये जो है बीमारी ज्यादातर पाई जाती है। जब आप जमीन के सतह पर या जमीन के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो जड़ें हैं पौधे की, वो या फिर तना जो है जमीन के पास का, वो गलना शुरू हो जाता है इस बीमारी की वजह से। आपने देखा होगा कि कई बार जो नर्सरी है हमारी बहुत अच्छी पैदा होती है, पौधा बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जमीन के पास से उसमें गलन हो जाती है और जिस वजह से वो गिर जाता है पौधा, और इसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसको ज्यादा मॉइस्चर जो है, ज्यादा नमी जो है, या ठंडा कंडीशन, ठंडा एटमॉस्फेयर जो है वो पसंद है। जब ऐसा मौसम होगा तब ये बीमारी ज्यादा होती है। या फिर हमारे यहाँ हमने देखा है बहुत ज्यादा गर्मी में जब ज्यादा नमी होती है बारिशों के सीजन में, उस टाइम पे भी ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे आने से रोक सकते हैं। तो यहां मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो कि नॉन केमिकल हैं। मैं केमिकल पे यहां बात नहीं करूंगा ज्यादा। एक है, आप अच्छे से सैनिटाइज करो, चाहे अगर आप नर्सरी जो है किसी ट्रे में या बेड पे तैयार कर रहे हैं तो वो जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसको अच्छे से सैनिटाइज करो। दूसरा, जो भी आप उसमें ग्रोइंग मीडिया यूज कर रहे हैं वो थोड़ा लाइट हो और उसमें ड्रेनेज जो है, मीन्स कि वो पानी की निकासी जो है वो फास्ट रहे। वैसे ही अगर आप ट्रे में नहीं कर रहे हैं, बेड पे कर रहे हैं, तो बेड की जो मिट्टी आप चेंज कर रहे हैं वो थोड़ी सी लाइट हो और उसमें पानी अच्छी से नीचे ड्रेन हो जाए। जब सीडलिंग को, नर्सरी को, पौध को पानी उसी टाइम देना चाहिए जब थोड़ा सा वो ड्राई हो, जब उसको जरूरत महसूस हो रही है। आवश्यकता से अधिक पानी देंगे तब भी ये बीमारी ज्यादा होती है। सीड बेड की जो आप सिलेक्शन करते हैं, जहां आपने ये नर्सरी तैयार करनी है, वो एक अच्छी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए और किसी एक ड्राई लोकेशन पे होनी चाहिए। जो भी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, जब भी वो इस पौध पे काम करें या पौधे पे काम करें, तो वो अच्छे से अपने हाथ और जो भी वो टूल्स यूज कर रहे हैं, यंत्र यूज कर रहे हैं, उनको अच्छे से सैनिटाइज कर लें। कुछ आप नेचुरल फंजाई भी यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, उनको भी आप बेड पे यूज कर सकते हो। खेत में अगर बार बार रोपाई के टाइम पे ये हर बार दिक्कत आ रही है तो क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूट जोन के पास
आप इस रूट जोन के पास नमी को ना आने दें ज़्यादा। तो ये है डैम्पिंग ऑफ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस डैम्पिंग ऑफ के बारे में आपको आसानी से कुछ ज्ञान मिला होगा। अब ये दूसरी बीमारी है। अगर इस बीमारी को देखेंगे तो बहुत से किसान जो कि एक्सपीरियंस हैं वो समझ जाएंगे ये कौन सी बीमारी है। और इस बीमारी को हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, और इसको स्यूडोपर्नोस्पेरा भी बोलते हैं। और इस बीमारी के को हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो शुरू में जो पत्ते का ऊपर का हिस्सा है उस पर क्लोरोटिक मीन्स कि हल्के हरा रंग जो है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। ये जो बीमारी है ये पुराने पत्तों से पहले शुरू होती है। बाद में अगर आप देखेंगे तो पत्तों पे एक एंगुलर से लेजन बन जाते हैं वेन्स के बीच में, और जिसकी वजह से पत्ता जो है मर जाता है या गिर जाता है। पत्ते के अगर निचले हिस्से पे आप देखेंगे तो ये जैसा कि ये जो पिक्चर में है पर्पल डाउनी मोल्ड ग्रोथ जो है वो नजर आती है, ग्रे और पर्पल कलर की। और ये जो बीमारी है ये मॉडरेट टेम्परेचर्स को लाइक करती है, जिसमें 18, 20, 22 डिग्री, बट साथ में जो रात जो है अगर ठंडी है उस क्लाइमेट को ये बहुत पसंद करती है, उस क्लाइमेट में ज़्यादा आती है। हमने ये भी देखा है बहुत अत्यधिक गर्मी में जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है तब, और ड्राई कंडीशन होती है तब ये बीमारी नहीं आती है। और ये बीमारी ज़्यादातर जैसे मैंने बोला पहले भी कि ये मॉइस्ट नमी वाली कंडीशंस में, जैसे कि फॉग है, धुंध जिसको हम बोलते हैं, ओस है जब पत्ते पे आएगी, या फिर बारिश पत्ते पे गिरेगी, तब ये बीमारी जो है आती है। इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसको रोकथाम करने के लिए एक तो आप फील्ड को अच्छे से सैनिटाइज करके रखो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखो। और दूसरा जो है पत्ते पे ज़्यादा देर तक नमी जो है ना रहे वो ध्यान में रखो। जब पत्ते पे ज़्यादा देर तक नमी रहेगी तब ये बीमारी ज़्यादा आएगी। तो मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो कम से कम रहनी चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए। ये जो बीमारी है नेक्स्ट जो मैं दिखा रहा हूँ इसको हम पॉडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जो कि पोडोस्फेरिया जंथी की वजह से के नाम से भी जानते हैं हम। और इस बीमारी की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? पाउडर थोड़ा लेट स्टेज पे दिखता है हमें, लेकिन उससे पहले हमें इसके हल्के पीले रंग के छोटे से पत्ते पे स्पॉट दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि पुराने पत्ते पे पहले नजर आते हैं। बाद में ये हल्का सा पाउडर जो है वो पत्ते के ऊपर और नीचे वाली सतह पर बहुत फास्टली डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये लार्ज ब्लॉच बना देता है, मीन्स धब्बे बना देता है पत्तों पे। और धीरे धीरे ये जो ब्लॉच हैं, धब्बे हैं, ये पूरे पत्ते को कवर कर लेते हैं, और कभी कभी स्टेम को भी कवर करते हैं, स्टेम सरफेस को भी, मीन्स तने को भी कवर करते हैं। जब इन्फेक्शन ये हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, और हमने देखा है फल जो है तैयार होने से पहले ही झड़ जाता है या पक जाता है। इसकी इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर, ये जो बीमारी है ये भी ज़्यादातर नमी वाली कंडीशंस में, जब मॉडरेट टेम्परेचर होता है 22 से 26 डिग्री का, उस टाइम पे ज़्यादा आती है। अब इस बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना कीजिए। लाइट की रोशनी, सूरज की रोशनी जो है या लाइट जो है, और हवा की
मूवमेंट जो है वो बढ़ाइए इसमें, और हो सके अगर रेजिस्टेंट वैरायटी मिले तो वो रेजिस्टेंट वैरायटी बीज जो है का चयन करें। ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ एरियाज में हम इसको देख सकते हैं। इसको हम गमी स्टेम ब्लाइट बोलते हैं, और इसके लक्षण जो है पत्ते पे भी हम देख सकते हैं, स्टेम पे भी दिखते हैं, फ्रूट पे भी दिखते हैं। तो मैं इसको अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि ये बीमारी स्टेम पे कैसे दिखती है। इसको हम डिडेमिला बोलते हैं। स्टेम पे अगर आप देखोगे तो हल्के पीले रंग के लेजन्स स्टेम्स पे नीचे तैयार होने शुरू होते हैं, और धीरे धीरे ये जो लेजन्स हैं ये काले छोटे छोटे काले से स्पोर बनाते हैं, और बाद में जो ये स्टेम है वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि एक गमी कलर्ड सैप जो है वो बाहर आना शुरू होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। और ये मोस्टली स्टेम के बेस पे आता है, और अगर ये कंटिन्यू रहे, चलता रहे, इसका कंट्रोल ना हो, ये बीमारी आगे बढ़ती रहे, तो प्लांट की आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो जाती है, मर जाता है प्लांट। इसी डिडेमिला का अगर हम देखें तो फ्रूट्स पे कैसे सिम्टम होते हैं, जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख रहे हैं, फ्रूट जो है ऊपर से अच्छा है लेकिन नीचे से टेपर हो रहा है। एक तो ये कि नैरोइंग ऑफ ब्लॉसमेंट, फल जो है नीचे से नैरो होना शुरू हो जाता है, ब्लॉसमेंट वाली साइड, नीचे वाली साइड। दूसरा चित्र में आप देखेंगे तो फल के अंदर भी इसके सिम्टम दिखते हैं कि इसकी इंटरनल डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है, रंग जो है खराब होना शुरू हो जाता है, रोटनिंग शुरू हो जाती है, मीन्स गलना शुरू हो जाता है। और तीसरी पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो फल है वो नीचे वाली साइड से टेपर होके नीचे लास्ट में जाके एक पॉइंट बना देता है, और उस पॉइंट पे जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, और जिसपे कि फ्रूट बॉडीज डेवलप होती हैं। तो ये 3 सिम्टम फ्रूट्स पे हैं इसके। इसके अलावा डिडेमिला में अगर हम पत्ते पे देखें तो पहले ये मार्जिन से शुरू होता है, और टिप जो है पत्ते का वो हल्का पीले ब्राउन कलर के डेड टिश्यू बनाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे की साइड, पत्ते के अंदर की साइड को जाना शुरू करता है, जिसको कि ये वी शेप भी देता है, और कभी कभी ये पूरे मार्जिन को अफेक्ट करता है और उसको ब्राउन एज बना देता है। पत्ते की जो कपिंग है वो डाउनवर्ड होनी शुरू होती है, पत्ता नीचे की साइड झुकना शुरू हो जाता है, और इस पे सर्कुलर स्पॉट भी आप देख सकते हैं पत्ते के बीच में लेटर स्टेजेस में। तो ये पत्ते की पे आप सिम्टम देख सकते हैं गमी स्टेम ब्लाइट के किस तरह के रहते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? एक तो फील्ड को आप साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये बीमारी अगर एक बार आ जाए तो इसके जो स्पोर्स हैं वो जमीन में 3-4 साल तक रहते हैं, तो इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है। सॉइल जो है वो ड्रेन्ड होनी चाहिए, जितनी अच्छी ड्रेन्ड सॉइल होगी उतना कम बीमारी आएगी ये। और पत्ते के ऊपर कम से कम पानी खड़ा रहे, तो वो सावधानी रखिए। इसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट है, पेंगोमिया है, एजाड्रेक्टिन है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो ताकि ये बीमारी ना आए। और कोशिश, ज्यादातर ये बीमारी कॉलर रीजन से स्टार्ट होती है, तो जो कॉलर रीजन है वहाँ किसी तरह की इंजरी ना हो, खासकर जब आप कोई पत्ता काट रहे हो या कोई कटिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए थोड़ा सा कि आप किसी फंजीसाइड का यूज कर सकते हैं उस टाइम। तो ये था गमी स्टेम ब्लाइट। ये जो बीमारी है ये भी बहुत कॉमन है, इसको हम फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं।
जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से आती है। और इसकी यह पहचान हम कैसे करेंगे और ये कब आती है? ये ज़्यादातर बीमारी जो है गर्म मौसम को पसंद करती है और ये शुरू में कम आती है। थोड़ा सा जब प्लांट पे अगर आप देखेंगे सेकंड या थर्ड तुड़ाई शुरू होती है, जब फ्रूट लोड ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। जैसा कि बताया, इन्फेक्शन जो है ओल्ड प्लांट से पहले शुरू होती है। पत्ते जो है, अगर आप पत्ते को देख पा रहे होंगे, उसमें जो हरापन है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होता है और वेन्स के बीच में नेक्रोसिस आना शुरू हो जाता है और ऐसे पत्ता जो है वो सूख जाता है, बिल्ट कर जाता है। कई बार हमने देखा है 1 या 2 ब्रांचेस बिल्ट करती हैं, सूख जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे का पूरा पौधा बिना किसी सिम्टम मीन्स पत्ते पे सिम्टम आए मुरझा सूख जाता है। जैसा पहले बताया मैंने, ज्यादा फ्रूट लोड जो है ये बीमारी को आमंत्रित करता है। अगर स्टेम के पास, तने के पास आप देखेंगे सतह पे, तो सफेद रंग की माइसीलियल ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तने और जड़ों में का रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और सबसे बाद में लास्ट में जाके रूट जो है वो गल जाती हैं और पौधा जो है मर जाता है। इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? या तो आप रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं तो आप रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, और जो आप मीडिया, जैसे आप मान लो सबस्ट्रेट कल्टीवेशन मीन्स आप जो है अगर मिट्टी रहित खेती कर रहे हैं और आप मान लो कोई मीडिया, ग्रोइंग मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उस मीडिया को दोबारा यूज ना करो। अगर उस मीडिया को यूज दोबारा करना है तो उसको अच्छे से साफ कर लें, स्टरलाइज कर लें। सॉइल सोलराइजेशन करें या फिर मिट्टी रहित खेती भी का भी चयन कर सकते हैं। खेत को साफ सुथरा रखें। खेत में भी थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें कि कैल्शियम, फॉस्फेट या पोटाश बढ़ा सकते हो। बायोफ्यूमिगेशन कर सकते हो, ट्राइकोडर्मा अप्लाई कर सकते हो, और कोशिश अगर हो सकती है, मौसम अगर साथ देता है वहाँ आपके, तो कूलर कंडीशन में ठंड वाले टाइम पे फसल को उगाने की कोशिश करें। अगली जो बीमारी है ये भी बहुत कॉमन है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में नहीं है, ये सारी जगह पाई जाती है। किसी जगह कम होता है, किसी जगह ज़्यादा होता है। इसको हम निमेटोड्स बोलते हैं और खीरे की खेती में ये बहुत ही असर डालती है। अगर जिस खेत में ये निमेटोड आ जाता है वो पूरी फसल जो है खत्म हो जाती है। इसमें अलग अलग मेलोडोगेनी स्पीसीज होती हैं। तो इसकी हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? ये क्या चीज है? ये छोटे से गोल कीड़े होते हैं जो कि जड़ों को अटैक करते हैं और वहां गोला बनाते हैं, गांठे बनाते हैं। जमीन के नीचे जड़ों में आप गांठे देख सकते हैं। जमीन के ऊपर इसके सिम्टम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पत्तों में क्लोरोसिस आ जाता है। मार्जिन से अगर आप पत्तों के साइड से देखेंगे, क्लोरोसिस जो है यानी कि हरापन गायब होना, वो जो है साइड से, मार्जिन से शुरू होता है, अंदर की तरफ जाता है। पत्ते सूखना शुरू कर देते हैं। पौधे जो है पहले ही सूखना शुरू कर देते हैं, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी पत्ते शो करते हैं, क्योंकि जड़ों से अपटेक जो है ऊपर न्यूट्रिएंट मिलना पौधों को कम हो जाता है।
इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एक तो आप खेत को साफ सुथरा रखो, ज्यादा देर तक पानी खेत में ना रहे, इस चीज का ध्यान रखें। 2-3 साल में क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो अगर हम देखें तो हर साल आप सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं गर्मियों के महीने में। अधिक जानकारी के लिए सॉइल सोलराइजेशन कैसे करनी चाहिए, उसके लिए आप हमारा दूसरा जो विषय है सॉइल सोलराइजेशन वाला ई-लर्निंग कोर्स में, उस पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो सॉइल सोलराइजेशन है, अगर अच्छे ढंग से हो जाए तो 1 साल तक आपको ये नेमेटोड का इशू आपके खेत में कम मिलेगा। फिर आप बायो पेस्टिसाइड जो है FYM के साथ 2 किलो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मिक्स करके आप उसको कर सकते हैं यूज। या फिर बायो पेस्टिसाइड में बर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं 500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, जो कि बेड से लगभग जो 18 सेंटीमीटर तक की सतह तक आप डाल सकते हो उसमें। या फिर आप कुछ नेचुरल चीजें हैं जैसे पेंगोमिया है, नीम केक है, वो आप 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लांटिंग से पहले यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे झुलसिया रोगों की। तो ये जो झुलसिया रोग आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, बहुत कॉमन है। इनको हम बिगोमो वायरस बोलते हैं या जेमिनी वायरसेस बोलते हैं। इनका मेन जो कारण है, ये सफेद मक्खी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके जो सिम्टम है वो कैसे दिखाई देते हैं कि जो नए पत्ते होते हैं वो नीचे की ओर झुकना शुरू कर देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और येलो पीले स्पॉट उसमें आ जाते हैं, पीले धब्बे आ जाते हैं। बाद की स्थिति में पत्ते जो है एक मोज़ेक शो करते हैं, जो कि क्लोरोटिक पैचेस में होता है। मोज़ेक मीन्स कि आपका जो पत्ता है उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं और हरा नहीं रहता है, जिसके बैक में आपको हरापन दिखाई देगा। तो ये जो सिम्टम है ये लगभग जैसे आप लेपर्ड की त्वचा देखते हैं उस तरह के दिखते हैं। सबसे अगर हम देखें शूट्स में इन्फेक्शन जब पहुंच जाती है और वो जो है फिर खराब होनी शुरू हो जाती है। इसमें क्लोरोटिक और मोज़ेक डैमेज होता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें जब ये चीज हो जाती है, पत्ता जो है उस पे हरापन गायब हो जाता है और वो सूखना शुरू कर देता है, तब फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और लास्ट में अगर हम कहें तो पैदावार भी कम हो जाती है। जैसा मैंने बोला कि व्हाइट फ्लाई इसका मेन रीजन है। सफेद मक्खी जो है इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाती है। तो सफेद मक्खी की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में ये वायरस उत्पन्न होता है। इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? एक तो जो भी आपको शुरू में कोई सिम्टम दिखते हैं या नया पौधा दिखता है जिसमें ये सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप उस पौधे को वहां से हटा के कहीं बाहर दूर जाके जमीन में दबा सकते हैं, निकाल के दबा सकते हैं। खेत को साफ सुथरा रखो और जैसा कि सफेद मक्खी इसका मेन कारण है, तो उसी का हमें कंट्रोल करना पड़ेगा या प्रिवेंट करना पड़ेगा कि वो अंदर ना आए, और अगर अंदर आ गई है तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सॉइल सोलराइजेशन भी इसमें हेल्प करती है, वो भी आप कर सकते हैं। ये दूसरी तरह का वायरस जो आप देख रहे हैं, इसको हम कुकुम्बर येलो स्टंटेड डिसऑर्डर वायरस बोलते हैं, CYSDV। ये भी सफेद मक्खी की ट्रांसमिशन की वजह से होता है। इसमें अगर हम देखें तो हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? पत्ते को अगर आप देखोगे तो उसके बीच से जो है वेन्स के बीच में
हरापन गायब हो जाता है और वो पीले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और नीचे को झुकना शुरू कर देते हैं। पत्ते को, फॉलिएज को यानी कि पत्तों को ये ज्यादा प्रभावित करता है। क्लोरोसिस पत्तों से गायब हो जाता है, हरापन गायब हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पौधों में कम हो जाती है। और जब फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, पत्तों पे हरापन नहीं रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है और अल्टीमेटली पैदावार भी कम हो जाती है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो व्हाइट फ्लाई की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, वही इसका आइडियल एनवायरनमेंट है जिसमें कि ये वायरस तैयार होता है। इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जैसा हमने पहले विगोमो वायरस में बताया, अर्ली रिमूवल मीन्स कि जो भी आपको शुरू में पौधे दिखते हैं या पौधे का कोई हिस्सा दिखता है, उसको आप निकाल के बाहर फेंक दें। दूसरा, व्हाइट फ्लाई को, सफेद मक्खी को आने से रोकें, अगर आ गई है तो उसको कंट्रोल करें। सॉइल सोलराइजेशन करें, या फिर येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं, उनका भी आप यूज़ करें। और अगर कोई रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं तो उनका आप यूज चयन कर सकते हैं। अगली जो बीमारी है, ये भी एक बहुत नई बीमारी है, कुछ एरियाज में होती है, कहीं नहीं होती है। तो इसको हम बोलते हैं मेलन येलो स्पॉटेड वायरस, MYSV। ये फ्रूट पे भी इसके सिम्टम आते हैं, पत्ते पे भी आते हैं, और इसका मेन कारण जो है वो थ्रिप्स है। थ्रिप्स की वजह से ये बीमारी खीरे में आती है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो पत्ते में इस तरीके से जो नीचे वाला पत्ता आप देख रहे होंगे, तो क्लोरोसिस जो है, क्लोरोटिक स्पॉटिंग आ जाती है। और पत्ते का साइज जो है, पत्ता जो है नॉर्मल शेप में नहीं रहता है, उस पर सूखना शुरू कर देता है और ग्रोथ भी उसकी कम हो जाती है। ज़्यादातर ये पत्तों को प्रभावित करती है। और जैसा ये भी फोटोसिंथेसिस, जब पत्ते खराब होंगे तो फोटोसिंथेसिस में इसमें अफेक्ट आता है, जिस वजह से ग्रोथ रुक जाती है और जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट अगर हम देखें तो यील्ड पर, पैदावार पर आता है। कई बार हमने देखा है फ्रूट भी, फल भी जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी शेप जो है बिगड़ जाती है, फट जाते हैं या उनका रंग चेंज हो जाता है। तो थ्रिप्स की जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो जो आइडियल टेम्परेचर एनवायरनमेंट है, वही इस वायरस का फेवरेबल कंडीशन है। इसको हम आने से कैसे रोक सकते हैं? अच्छी फील्ड सैनिटाइजेशन रखें। जैसे भी आपको शुरू में सिम्टम दिखते हैं तो उन प्लांट्स को आप निकाल के बाहर फेंक सकते हैं और थ्रिप्स को आने से रोकें। अगर आ गया है तो उसको कंट्रोल करें। सॉइल सोलराइजेशन भी इसमें हेल्प करता है और इस केस में आप येलो और पीले और नीले रंग के स्टिकी ट्रैप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाइट फ्लाइज की, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी में अगर देखें तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 18 से 28 दिन का होता है। और एग जो सबसे पहले अंडे देते हैं ये, तो अंडे का साइज जो है 0.2 mm होता है। उसके बाद इसके निम्स बनते हैं। निम्स जो फर्स्ट इंस्टार का होता है उसका 0.3 mm तक साइज होता है, तो उनको हम आंखों से देख सकते हैं। सेकंड और थर्ड इंस्टार का जो है वो 0.4 to 0.6 mm का होता है, उसको देख सकते हैं पिक्चर में। फोर्थ इंस्टार का जो प्यूपा बनता है, इंस्टार में प्यूपा बनता है, तो वो 0.6 to 0.8 mm का होता है। और जो मक्खी जो होती है, जो एडल्ट मक्खी होती है, वो 0.8 से 1.2 mm तक साइज होता है उसका, तो उसको हम आंखों से देख सकते हैं। इसकी सफेद मक्खी को हम आने से कैसे रोक सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अगर एक बार ये आ जाए
क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है खेत में। जब हम सफेद मक्खी देखते हैं पौधे पे, तब तक ऐसा लगता है कि वो काफी पौधों को अटैक कर चुकी होती है। केमिकल भी इसमें बहुत जल्दी रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इसका एक सलूशन है, आप डेली जो है मॉनिटरिंग देखते रहिए अपने पौधों को। कहीं भी आपको कोई सिम्टम दिखता है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया, सैनिटेशन और हाइजीन का आप आसपास ध्यान रखो। जैसे कि अगर पॉली हाउस है, उसकी जाली पे भी आप देख सकते हैं कई बार मक्खी होती है, तो उसको भी साफ सुथरा रखें। हॉकी एरिया है, ऊपर का शेड नेट है, उनको भी आप जो है साफ सुथरा रखें। स्टिकी ट्रैप जैसा कि बताया, वो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, अच्छी क्वालिटी का यूज करें। येलो स्टिकी ट्रैप का हमने देखा है कि येलो स्टिकी ट्रैप जो है बहुत किसान यूज करते हैं, लेकिन मार्केट में हमने देखा है कि वो नाम तो येलो होता है लेकिन वो देखने में ऑरेंज से होते हैं। तो येलो का अर्थ है येलो मीन्स कि वो आपको पूरा पीला ट्रैप होना चाहिए, उस पर गोंद अच्छी होनी चाहिए ताकि कहीं भी आसपास इसके सफेद मक्खी निकले तो वो उसकी चपेट में आ जाए। अच्छा मजबूत इसमें गम होना चाहिए। हाथ से आप जो ज़्यादा पत्ते जो खराब हुए हैं उनको हाथ से आप निकाल के उनको बाहर फेंक सकते हैं। इसमें कुछ अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसा कि बीच वाला पिक्चर है, यह है रेटमोसिरस मुंडस का। ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो कि इन वाइट फ्लाइज की पॉपुलेशन को खाता है। या फिर आप फर्स्ट वाला पिक्चर देख रहे हैं टिफ्लोड्रोमिप्स स्विस्की, ये भी वाइट फ्लाई के अंडों को खाता है। या फिर थर्ड जो अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे सीडियो कोरिस टेनियस, ये आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली जो है हमारे यहाँ जो लोकली अवेलेबल है नीम ऑयल या नीम एक्सट्रैक्ट, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था वाइट फ्लाई का, सफेद मक्खी का हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा थ्रिप्स की। थ्रिप्स जो है अगर हम देखेंगे ज़्यादातर ये पत्तों पे अफेक्ट करता है, उसके बाद ये फ्रूट पे भी अफेक्ट डालता है। इनिशियल में ये पत्तों पे फीड करता है, पत्तों के नीचे जो है वेन के साथ साथ आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जुएं की तरह नजर आते हैं, और इसकी वजह से शक करने की वजह से सिल्वरिंग लीव्स हो जाती हैं, या पत्ते या पेट्यूल जो हैं वो सिल्वरिंग हो जाते हैं, सिल्वर कलर में दिखते हैं। ये भी इसकी इन्फेक्शन की वजह से वायरस आते हैं, जैसे टोस्पो वायरस हैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया वाईएसवी है। तो वाइड होस्ट इसमें अलग अलग, ये खाली ये नहीं है कि खीरे पे ही रहता है, या बहुत अलग अलग स्पीसीज पे प्लांट्स पे पाया जाता है। और ज़्यादातर ये नमी वाली कंडीशंस में, जहाँ ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, उन पे ये एग्रेसिव होता है, एक्टिव होता है। इसका जो लाइफ साइकिल है 15 से 40 दिन का होता है, और इसकी एक साल में बहुत सारी जनरेशंस पैदा होती हैं। लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं, 2.5 से 4 दिन का अंडा जो है, उसके बाद 1-2 दिन में लार्वा लेता है फर्स्ट इंस्टार का, सेकंड इंस्टार 2 से 4 दिन लेता है, 1 से 2 दिन जो है वो प्यूपा लेता है, देन प्रो प्यूपा एंड देन प्यूपा, उसके बाद जो है मेन एडल्ट बनता है। एडल्ट को हम आंखों से देख सकते हैं। इसमें भी हम कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक थ्रिप्स से रिलेटेड है, हमारे किसी किसान ने भेजा था। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको
इस खीरे के फल पे बहुत से थ्रिप्स दिखेंगे, कैसे घूम रहे हैं। तो ये था कि इन्फेक्शन जो है, किस पॉपुलेशन जो है इसकी थ्रिप्स की कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं? एक तो आप फील्ड का सैनिटाइजेशन करके रखो, हाइजीन मेंटेन करो, खेत में जाके हर एक पौधे को अलग अलग कोने में आप मॉनिटर करो, उनको देखो कहीं आपको कोई सिम्टम दिखते हैं या कहीं आपको संकेत दिखते हैं। और जैसा कि ये ज़मीन में भी पाया जाता है, तो जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं तो इसको हल जो है, जुताई जो है वो थोड़ी गहरी करें। सॉइल सोलराइजेशन भी इसमें इफेक्टिव होता है। और एक साफ सुथरी कल्टीवेशन, और जो भी आपको आसपास कोई खेत के मीन्स ग्रीन हाउस के बाहर या नज़दीक अंदर कोई आपको वीड्स दिख रहे हैं या कोई और प्लांट्स दिख रहे हैं जो कि इसके होस्ट हैं, उनको आप निकाल सकते हो। और जैसा पहले बताया, नीले और येलो स्टिकी ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो। नीम का एजाडेक्टिन जो है वो यूज़ कर सकते हो, पेंगोमिया ऑयल स्प्रे यूज़ कर सकते हो। बायोलॉजिकल एनिमीज जो हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एम्बलाइसियस कुकुमेरिस है, एम्बलाइसियस मैकेंजी है, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कीट है, तीसरा कीट है, वो है मकड़ी, जिसमें दो तरह की होती हैं, एक ब्रॉडर माइट होती है और एक स्पाइडर माइट होती है, रेड स्पाइडर माइट बोलते हैं हम। तो इसमें माइट भी ये जो है वो बहुत से इसके होस्ट प्लांट होते हैं, जिसमें मिर्चे भी हैं, बैंगन भी हैं, टमाटो भी हैं, कुकुम्बर में भी ये मिलती हैं। और अगर इनको अच्छी कंडीशन मिले तो ये एक हफ्ते में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, और ये किसी भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में किसी भी तरीके से ट्रेवल करती हैं। माइट से एक चीज मैं आपको बता दूं कि वायरस नहीं होता है। तो व्हाइट माइट जो है, या ब्रॉड माइट, साइक्लामीन माइट भी बोलते हैं हम इसको, तो ये क्या करती है, पत्ते के ऊपर वाले टिप पे आप देखेंगे तो मल फॉर्मेशन देती है, या बड, फ्लावर बड पे आप देखेंगे तो हल्का सा आपको ब्राउनिश सा रंग दिखता है। और पत्ते जो हैं वो ट्विस्ट होने शुरू होते हैं, यानी कि उल्टना शुरू कर देते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और उनकी शेप जो है बिगड़ जाती है, खराब हो जाते हैं। और पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और कॉपरी और पर्पलिश शेप जो है, कलर जो है दिखाते हैं। रेड स्पाइडर माइट को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो येलो और वाइट स्टिपलिंग जो है, या फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडिश और पेल यानी कि लालपन या हल्का सा लालपन जो है वो पत्तों में डिस्कलरेशन होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप देखेंगे सबसे इसमें पत्ते में जाली बनना शुरू हो जाती है, जाल सा बनना शुरू हो जाता है, और पत्ते के नीचे आप इसकी पॉपुलेशन को देख भी सकते हैं। और ये जो रेड स्पाइडर माइट है ये ज़्यादातर ड्राई क्लाइमेट में आती है। अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में हैं तो जब गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम पे ये नॉर्मल मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें सतर्क रहना चाहिए। इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो सैनिटाइजेशन, जैसा कि हमने पहले बताया, सभी जगह इम्पोर्टेंट है। साफ सुथरी कल्टीवेशन, लहसुन का या सल्फर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, वो भी कई जगह हमने देखा है कि हेल्पफुल है। इंसेक्टिसाइडल ऑयल भी मिलते हैं, या फिर सोप से भी इसको वॉश किया जा सकता है। कुछ बायोलॉजिकल माइटिसाइड्स भी आते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप देखें तो स्पीसीज हैं जैसे नोशियसियल कुकुमिस एंड कैलिफोर्नियनिकस एंड एम्बलाइसियस
स्विस की, ये नेचुरल एनिमीज हैं जिनको ये यूज़ कर सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन को खाते हैं ये। और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जैसे मिनरल ऑयल और नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जो जिसमें कि मैंने कोशिश की है वायरस, झुलसिया रोग या इंसेक्ट्स, कीट जो हैं, और साथ में बीमारियां जो हैं। बट इसके अलावा और भी कई तरह के कीट या बीमारियां हैं जो कि पाई जाती हैं, और उनके लिए हम कोशिश करेंगे हम अगले चैप्टर में उसको कवर करें, जिसमें कि अगर आप देखें तो खीरे में जैसे लीफ माइनर है, पत्ते के बीच में कीड़े चलना शुरू हो जाते हैं। या बीमारियों में अगर बात करें वायरस में, तो कुकुम्बर मोजाइक वायरस है, CMV है, जुकनी येलो स्टंटेड डिसऑर्डर वायरस है, ZYMB है। तो इस तरह के वायरस भी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कीड़ों या बीमारियों की वजह से नहीं, बल्कि डेफिशिएंसीज हैं जैसे, तो वो भी हैं जिनको हम देखते हैं। तो खेत में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम जिससे कि हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें फॉलो करने चाहिए। उसमें सबसे पहले तो है आप खेत में जाके एक बहुत ध्यान से पौधों को पढ़ो, उनकी ऑब्जर्वेशन लो, उनको देखते रहो, अच्छे से उनको जज करो, प्लांट को अच्छे से समझो कि प्लांट क्या बोल रहा है, आज कैसा है, कल कैसा है। प्लांट सब कुछ बोलता है। आदमी और प्लांट में यही डिफरेंस है, आदमी बोल के बता देता है मुझे ये दिक्कत है, लेकिन प्लांट जो है सिर्फ सिम्टम दिखाता है। तो इसलिए अगर आप सिम्टम्स को, प्लांट्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो वो आपको सिम्टम दिखाएगा, जो कि समझने में आपको आसानी होगी कि कौन सी बीमारी और या कौन सी उसको प्रॉब्लम आ रही है। और जब आपको प्रॉब्लम पता लग गया तो उसका कॉज भी ढूंढो कि उसका कारण क्या है, उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करो और सवाल पूछो कि ये क्यों आ रहा है। कोई आपका जैसे पॉली हाउस में डोर खुला रह गया है, या आपका कहीं से नेट फटा हुआ है, या कोई और रीजन है, आपने सोलराइजेशन नहीं की है, जमीन में था, या मौसम वैसा है कि अंदर गर्मी, मौसम ऐसा बन रहा है अंदर जिस वजह से ये बीमारी डेवलप हो रही है। तो वैसे क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये चीजें क्यों डेवलप हो रही हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि पौधे का जो है वातावरण, उसको पहचानो। इसी कोर्स को और अच्छे से जानने के लिए हमने इस ई-लर्निंग कोर्स में अलग अलग और भी कुछ कोर्स जो है सब्जेक्ट विषय इसमें डिस्कस किए हैं, जिसमें कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का है, कॉमन डिजीज का है, हाइजीन का है, सॉइल सोलराइजेशन का है। ये सभी आप ऑनलाइन कोर्स जो है इस ई-लर्निंग कोर्स में आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं समझे हैं या नहीं देखे हैं तो इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप RISE-1 इंडिया को YouTube या Facebook पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हमने इनकी जानकारी दी हुई है। फिर भी अगर किसी किसान भाई का कोई सवाल या कोई वो डाउट हो तो वो अपने RISE-1 में जो निजी कोलीग है हमारा, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी भी हमने लिस्ट दी हुई है। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आज का वेबिनार जो है वो आपके लिए सहायक होगा। हमने देखा है कि बहुत से किसान जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ सवाल भी हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब जो है आप तक पहुंचाएंगे, जो भी आपके सवाल हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।